हेलो फ्रेंड्स, आपके लिए एक बहुत ही मजेदार सी स्टोरी लेकर आई हूँ। ड्रामे के शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम अपनी हीरोइन याओ को देखते हैं। आज वो बहुत ही खुश होती है क्योंकि आज वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी करने वाली होती है। इसके साथ वो 7 साल से डेट कर रही है और अपनी आने वाली लाइफ के सपने सजाने लगती है और उसके होश उड़ जाते हैं जब वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड अपनी एक्स गर्लफ्रेंड नैन के साथ शादी कर चुका है और वो दोनों एक साथ जीने मरने की कस्में खा रहे होते हैं। नैन की मॉम उन दोनों की फोटोज ले रही होती हैं। याओ चिल्लाकर कहती है कि लू जिंग चैन, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? आज हमारी शादी होने वाली थी पर तुमने मुझे चीट किया है अपनी फर्स्ट लव के साथ मिलकर। लू जिंग चैन उसे साइड पर लेकर जाता है और उसे कहता है कि तुम गलत सोच रही हो। नैन की मॉम को कैंसर है और उनकी लास्ट विश यही है कि वो इस दुनिया से जाने से पहले अपनी डॉटर की शादी देखना चाहती हैं। मैंने तो बस उनकी हेल्प की है, ये शादी फेक है। तुम बस 2 महीने मेरा वेट करो, उसके बाद मैं नैन से डाइवोर्स लेकर तुमसे शादी करूंगा। मेरा यकीन करो, तुम ही मेरा सच्चा प्यार हो। याओ कहती है कि क्या किसी की हेल्प करने के लिए उससे शादी करना जरूरी है? तुम चाहते तो इसकी मॉम के ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट डॉक्टर हायर कर सकते थे, बट तुमने तो मेरी खुशियों को सेक्रीफाइस कर दिया। चैन कहता है कि व्हाट्स स्ट्रॉन्ग विद यू, तुम इतना ओवर इमोशनल क्यों हो रही हो? ये सब मैंने उनकी हेल्प करने के लिए ही तो किया है। तुम्हें इतना सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना चाहिए बल्कि दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। आफ्टर ऑल 2 महीने बाद तुम ही मेरी ब्राइड बनोगी। याओ गुस्से में चिल्लाती है कि तुमने नैन की मॉम की वजह से उसे शादी कर ली, पर मेरी मॉम का क्या? वो भी तो हार्ट पेशेंट है। जब उन्हें पता चलेगा कि मेरी शादी कैंसिल हो गई है तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी? पर चैन याओ को कहता है कि तुम ओवर ड्रामेटिक हो रही हो। नैन मेरी अच्छी दोस्त है। तभी नैन वहाँ आकर उसे कहती है कि चैन, क्या तुमने सिस्टर याओ को सब समझा दिया है? चैन कहता है कि हाँ, तुम फिक्र मत करो, हमारे बीच में सब कुछ ठीक है। याओ तो गुस्से में वहाँ से जाने लगती है तो नैन उसका हाथ पकड़कर उसे रोकती है और कहती है कि क्या तुम हमारी फैमिली फोटोज क्लिक कर सकती हो? चैन कहता है कि क्या तुम 2 महीने मेरा वेट नहीं कर सकती? याओ बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा हमेशा के लिए हस्बैंड वाइफ रहो। अब तुम्हें मेरे पास वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। घर जाने के बाद याओ चैन के साथ स्पेंड किए हुए मोमेंट्स को याद करके ड्रिंक कर रही होती है और उन सभी फोटोज और गिफ्ट्स को जला देती है जो उसे चैन ने दिए थे। वो अपने ब्रदर से कॉल पर बात करती है और उसे बताती है कि चैन ने उसके साथ क्या किया है और वो अपने ब्रदर से कहती है कि मेरे लिए ग्रूम ढूंढो, मैं सेम डे ही शादी करना चाहती हूँ। यहाँ हमें पता चलता है कि याओ कोई मामूली सी लड़की नहीं है, वो एक रॉयल फैमिली की डॉटर है जो अपने रियल आइडेंटिटी को हाइड करके सिटी में रह रही होती है। उसका ब्रदर उसे बताता है कि तुम्हें याद है ना कि मॉम डैड ने तुम्हारी शादी रॉयल फैमिली में फिक्स की थी, वो लड़का आज भी तुम्हारा वेट कर रहा है। याओ याद करती है कि आज वो प्रिंस के साथ डेट पर गई थी तो उसे बोला था कि उसे रॉयल फैमिली की कोई जरूरत नहीं है और उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है और वो प्रिंस को इग्नोर करके चैन के पास चली गई थी। याओ सोचती है कि मैं कितनी डफर थी। ब्रदर, आप उसे बोलो कि मैं शादी के लिए रेडी हूँ। वो कॉल पर बात कर रही होती है कि तभी चैन वहाँ पर आ जाता है और उसे मनाने लगता है कि वो तो बस नैन की मॉम की लास्ट विश को पूरा करने के लिए ये सब कर रहा है। डॉक्टर ने बोला है कि उनके पास कुछ ही दिनों की लाइफ बची है, उनके जाने के बाद मैं तुमसे ही शादी करूंगा। याओ कहती है कि ये इम्पॉसिबल है, मैं तुमसे मूव ऑन कर चुकी हूँ। चैन भी नैन के साथ कॉल पर होता है और वो भी उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है और अपनी मॉम से कहती है कि ये अभी भी उस बिच के साथ रहना चाहता है। उसकी मॉम बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मेरे पास प्लान है। जिसके बाद वो दोनों लवर से दुश्मन बन जाएंगे। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर याओ अपने ब्रदर से कॉल पर बात कर रही होती है। वो उसे बोलता है कि मैं हमारी वेडिंग के लिए वर्ल्ड का बेस्ट डिजाइनर और वेडिंग प्लानर हायर करूंगा। वो कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही ये सब अरेंजमेंट्स कर ली हैं। जिसके बाद वो एक लग्जरी स्टोर
स्टोर पर जाती है अपने वेडिंग ड्रेस को पिक करने, पर वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि चैन पहले ही नैन के साथ वहाँ आकर उस वेडिंग ड्रेस को लेकर जा चुका है। याओ कॉल करके उसे बहुत सुनाती है और कहती है कि वो ड्रेस मैंने अपने लिए डिजाइन करवाया था, तुम्हें पता है कि उसकी कॉस्ट 2 मिलियन है, मुझे मेरा ड्रेस वापस दो या फिर पैसे वापस करो। चैन बोलता है कि तुम सच में कितनी मीन हो और मैं अभी तुम्हें 2 मिलियन ट्रांसफर करता हूँ। जब याओ स्टोर से निकल रही होती है तब कोई पर्सन उसे आकर पीछे से उसके सर पर हिट करता है। थोड़ी देर बाद याओ को होश आता है तो वो देखती है कि नैन की मॉम उसके पास पड़ी हुई हैं। उनके पास काफी सारा ब्लड और एक नाइफ पड़ा हुआ है। वो उन्हें कहती है कि आंटी आपको क्या हो गया, होश में आओ। तभी नैन और चैन वहाँ पर आ जाते हैं और अपनी मॉम को हर्ट करने के लिए याओ को ब्लेम करती है। वो याओ कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। नैन चिल्लाकर कहती है कि बस करो, अगर तुमने नहीं किया है तो और किसने किया है। वो उसे धक्का मार देती है। तभी याओ को याद आता है कि जब वो बेहोश हुई थी तभी उसने नैन की मॉम को वहाँ पर देखा था, जिसका मतलब था कि उसके सर पर अटैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि नैन की मॉम थी। वो उसे बोलती हैं कि मुझे याद आ गया, नैन की मॉम ने मुझे फ्रेम किया है, वो खुद मुझे यहाँ लेकर आई हैं। नैन कहती हैं कि चुप करो, मेरी मॉम एक ओल्ड वुमन है, वो तुम्हें किडनैप करके यहाँ पर कैसे ला सकती हैं। चैन भी गुस्से में कहता है कि तुम इतना ज्यादा कैसे गिर सकती हो, वो एक ओल्ड वुमन है जिसे कैंसर है और तुमने उसे हिट किया है। याओ बोलती है कि मैंने नहीं किया, मैं तुम्हें प्रूफ कर सकती हूँ, ये बिल्कुल ठीक ठाक है। नैन सोचती है कि कहीं चैन को मुझ पर शक ना हो जाए, इसीलिए वो नाइफ उठाकर याओ को हिट करने लगती है। तभी चैन उसके हाथ से नाइफ को छीन लेता है और बोलता है कि तुम्हें अपने हाथ गंदे करने की कोई जरूरत नहीं है और वो खुद याओ के हाथ पर नाइफ से कट मार देता है। वो बोलता है कि ये तुम्हारी पनिशमेंट है। जिसके बाद वो नैन की मॉम को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। बेचारी याओ तो दर्द में वहाँ पर तड़प रही होती है और अपने कांपते हुए हाथों से एम्बुलेंस को कॉल करती है। जब उसे होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होती है। वो वहाँ देखती है कि चैन याओ को वहीं पर छोड़कर जा रहा होता है। नैन उसे कहती है कि तुमने याओ को हर्ट किया है, क्या होगा अगर वो पुलिस को कंप्लेन कर दे। वो कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसने तुम्हारी मॉम को हिट किया था, मैंने तो बस उसे पनिश किया है, अगर वो कंप्लेंट कर भी दे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी याओ मुझसे बहुत प्यार करती है, वो कभी मेरे अगेंस्ट पुलिस कंप्लेंट नहीं करेगी, मेरे लिंक्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा। नैन कहती है कि फिर भी मैं नहीं चाहती कि हमारे किसी भी मैटर में पुलिस इन्वॉल्व हो, इससे तुम्हारी रेपुटेशन बर्बाद होगी। चैन कहता है कि तुम कितनी अच्छी लड़की हो, हमेशा मेरे लिए ही अच्छा सोचती हो। याओ उन दोनों की रिकॉर्डिंग कर लेती है और वो किसी को कॉल करके पूरे मैटर की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोलती है। नेक्स्ट डे चैन और नैन के वेडिंग का सीन दिखाया जाता है और तभी सामने से लग्जरियस कार आ रही होती है। वहाँ पर सभी लोग बातें करने लग जाते हैं कि आज बीजिंग के प्रिंस की शादी होने वाली है और उनकी वाइफ बहुत ही मिस्टीरियस है। चैन सोचता है कि आज कितना लकी डे है, जहाँ मेरी वेडिंग होने वाली है वहीं पर प्रिंस की भी वेडिंग होने वाली है, पर उसे याओ के लिए बुरा लगता है। तभी वो देखता है कि उस कार में से कोई और नहीं बल्कि याओ वेडिंग आउटफिट में उसकी तरफ आ रही होती है। वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सिक्योरिटी गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रिंस की वाइफ से ऐसे बात करने की। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है और याओ से कहता है कि तुम किसी और से शादी नहीं कर सकती। वो बोलती है कि मेरा रास्ता छोड़ो, मैं किसी डॉग से बात नहीं करना चाहती हूँ और वो नैन को कहती है कि तुम इस यूजलेस पर्सन को हमेशा अपने पास रख सकती हो। चैन उसके पीछे जाने की कोशिश करता है पर उसे रॉयल फैमिली के सिक्योरिटी गार्ड्स रोक लेते हैं और नैन फिर से सिंपैथी लेने वाला अपना ड्रामा शुरू कर देती है कि चलो हम लोग अंदर चलते हैं, वेडिंग के लिए लेट हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि वेडिंग सेरेमनी शुरू हो जाती है। फादर चैन से पूछता है कि क्या तुम नैन को अपनी वाइफ एक्सेप्ट कर सकते हो, पर चैन का सारा ध्यान तो याओ में लगा हुआ था। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि याओ उसे कैसे छोड़ सकती है। वो अपनी वेडिंग छोड़कर दूसरे बैंक्वेट हॉल में जाने लगता है जहाँ पर याओ की वेडिंग हो रही थी। वो अपने ब्रदर के साथ स्टेज पर खड़ी थी। तभी चैन वहाँ पर आ जाता है और उसके पास आकर कहता है कि ये क्या कर रही हो तुम। याओ का ब्रदर चैन पर गुस्सा करने वाला होता है कि तभी वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है कि मॉम की हालत अभी सही नहीं है, वो हार्ट पेशेंट है, वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिसके बाद याओ का ब्रदर वहाँ से चला जाता है। फिर चैन याओ से पूछता है कि तुम्हारा ग्रूम कहाँ पर है। मैं जानता था कि ये सब तुम मुझे जेलस करने के लिए कर रही हो, इसीलिए यहाँ पर ना तो तुम्हारा
ग्रूम है और ना ही कोई गेस्ट। वो बोलती है कि इससे तुम्हें क्या लेना देना है। चैन उसे बोलता है कि तुम सच में एक जिद्दी वुमन हो, ये सब तुमने मुझे हर्ट करने के लिए किया है, पर मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम दुनिया की आखिरी वुमन भी होती तब भी मैं तुमसे शादी नहीं करता। वहाँ पर नैन भी आ जाती है और चैन का हाथ पकड़कर कहती है कि मेरी मॉम और बाकी गेस्ट हमारा वेट कर रहे हैं, इसीलिए वापस चलो। याओ चैन को रोकते हुए कहती है कि लो चैन, क्या तुम मेरे साथ एक लास्ट बार वाइन पीना चाहोगे? वो वाइन के गिलास को नीचे फेंक कर कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। अच्छा होगा कि अगर तुम मेरे साथ मैस ना करो तो। अगर तुम सच में शादी करना चाहती हो तो जाओ जाकर अपने ग्रूम को ढूंढो। मैं जानता हूँ कि कोई अच्छा लड़का तुम जैसी लड़की को अपनी वाइफ नहीं बनाएगा। तभी एक अनाउंसमेंट होती है और याओ का ग्रूम की एंट्री होती है, यानी कि हमारे हीरो की, जिसने लेबर की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। वो याओ से कहता है कि आई एम सॉरी, मुझे लेट हो गया। याओ कहती है कि तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं? वो धीरे से उसके पास जाकर कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अपने आप को लो प्रोफाइल रखना पसंद करती हो, तो मैं भी रिपोर्टर से बचने के लिए इन कपड़ों में यहाँ पर आ गया। अगर तुम चाहती हो तो मैं चेंज करके आ सकता हूँ। याओ बोलती है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब याओ का ग्रूम को देखकर चैन मजाक बनाते हुए बोलता है कि ओ अच्छा, तो अब तुम एक लेबर से शादी करने वाली हो। मुझे पता है कि तुमने इस पर्सन को हायर किया है। वो कहती है कि तुम मानो या ना मानो, लेकिन मैं इसी से ही शादी करने वाली हूँ। चैन उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगता है कि बस अब बहुत हो गया, मेरे साथ चलो, मैं तंग आ चुका हूँ तुम्हारी बचकानी हरकतों से। यैन याओ का हाथ पकड़कर कहता है कि डोंट टच माई वाइफ। चैन बोलता है कि ओ प्लीज ड्रामा करना बंद करो, ये मेरी गर्लफ्रेंड है और मुझसे बहुत प्यार करती है। तुम्हारा कोई रोल नहीं बनता हम लोगों के बीच में बोलने का। यैन चैन को धक्का देकर याओ से दूर कर देता है। वो गुस्से में बोलता है कि याओ, अगर तुमने इस वर्कर से शादी की तो पूरी लाइफ पछताना पड़ेगा। ये सुनकर यैन अपनी वर्कर वाली जैकेट निकाल देता है और अपनी रियल आइडेंटिटी उसके सामने रखता है, जिसे देखकर तो वो शॉक्ड हो जाता है। ऐसे वो याओ से बोलता है कि तुम किसी और मैन से शादी नहीं कर सकती हो, तुमने तो बोला था कि तुम सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करती हो। याओ कहती है कि ओ रियली, तो तुम्हारी कमिटमेंट का क्या हुआ? चैन कहता है कि मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। नैन की मॉम बहुत ही बीमार हैं और उनकी लास्ट विश यही है कि वो अपनी डॉटर की मैरिज होना देखना चाहती हैं। अब वेंग जन अपने स्पेशल गार्ड्स को कहता है कि बहुत हो गया ड्रामा, इस पर्सन को यहाँ से बाहर लेकर जाओ। चैन याओ का हाथ पकड़कर खींचने लगता है। याओ के हाथ में पेन हो रहा होता है। चैन उससे पूछता है कि क्या तुम सच में ऐसे इंसान से शादी करना चाहती हो जिसे तुम लाइक नहीं करती हो? क्या तुम अपने 6 साल के रिलेशनशिप को इतनी आसानी से भुला सकती हो? याओ अपने हाथ से ब्लाउज उतार कर दिखाती है कि ये वही निशान होता है जहाँ पर चैन ने उसे नाइफ से हिट किया था। वो बोलती है कि क्या ये प्यार है तुम्हारा? तुमने अपनी फर्स्ट लव के लिए मुझे हिट किया। वो कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, उस वक्त मैं बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो चैन को उसकी और नैन की कन्वर्सेशन की वीडियो दिखाता है जो उसने हॉस्पिटल में रिकॉर्ड किया था, जिसमें वो दोनों याओ के लिए कह रहे होते हैं कि वो एक बिच है। अच्छा हुआ कि अब मैं याओ से नहीं बल्कि तुमसे शादी कर रहा हूँ, और अगर याओ मेरी पुलिस में कंप्लेंट करती भी है तो मेरे पास रास्ता है खुद को बचाने का। याओ उसे बोलती है कि मैं भी देखती हूँ कि तुम कैसे खुद को इनोसेंट प्रूफ करते हो। चैन उसे पूछता है कि क्या तुम सच में मुझे पुलिस में देने वाली हो? क्या तुम पागल हो गई हो? पहले तुमने ही नैन के मॉम को हिट किया था, अगर तुम पुलिस को कंप्लेंट करती हो तो पहले वो तुम्हें अरेस्ट करेंगे। याओ बोलती है कि गलतफहमी में मत रहना, मैं विक्टिम हूँ। नैन और उसकी मॉम ने मिलकर मुझे फ्रेम करने की कोशिश की है। पहले इन्हीं लोगों ने मुझे किडनैप किया और वो सारा ड्रामा किया। चैन कहता है कि मैं तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं कर सकता क्योंकि नैन उस दिन मेरे साथ थी, और रही बात नैन की मॉम की तो उनके लिए ऐसा करना बहुत ही इम्पॉसिबल है क्योंकि वो बीमार हैं। याओ कहती है कि मैं जानती थी कि तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे, पर मेरे पास उस दिन का सीसीटीवी फुटेज है और वो पार्किंग वाला वीडियो चलाती है जिसमें साफ नैन की मॉम का फेस नजर आता है। सबको पता चल जाता है कि उस दिन याओ पर अटैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि नैन की मॉम थी और उन्होंने झूठी स्टोरी बनाई थी। नैन चैन से कहती है कि प्लीज तुम बुरा मत मानना, मुझे इन सब के बारे में जरा भी अंदाजा नहीं है। हो सकता है कि मेरी मॉम तुम्हें लेकर इनसिक्योर फील कर रही हो, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया हो। चैन कहता है कि मैं तुम्हें माफ करने वाला नहीं हूँ, अगर तुम्हें माफी चाहिए तो याओ से मांगो, वरना तुम्हारी मॉम को कम से कम 10 साल के लिए जेल जाना पड़ सकता है। नैन कहती है कि मेरी मॉम एक ओल्ड लेडी है, उनके पास इतना समय नहीं
हैं। प्लीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी मॉम को जेल मत भेजो। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन ना हो तो मैं खुद अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। वो गिलास का टुकड़ा उठाकर अपने हाथ को काटने का नाटक करती है। चैन उसके हाथ से वो टुकड़ा छीन लेता है और बोलता है कि ये तुम क्या कर रही हो। याओ बोलती है कि क्या हुआ, तुम रुक क्यों गई, क्या तुम में इतनी हिम्मत नहीं है। चैन कहता है कि याओ क्या तुम सच में चाहती हो कि वो अपने हाथ को काट ले, तुम सब इतने हार्टलेस कैसे हो सकते हो। चैन और नैन के पीछे उनकी मॉम भी वहाँ पर आ जाती हैं। उन्होंने सारी बातें सुन ली होती हैं और वो फिर से बेहोश होने की एक्टिंग करने लगती हैं। नैन और चैन भागकर मॉम के पास जाते हैं। मॉम नैन से कहती हैं कि मैंने तुम्हारी कन्वर्सेशन सुन ली थी और तुम भी एक्टिंग करने में मेरी हेल्प करो। वेंगजन जानता था कि ये लेडी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और अभी भी ड्रामा कर रही है। वो रियल में ग्लास का टुकड़ा लेकर उन्हें हिट करने ही वाला होता है तो याओ डर जाती है। वो कहती है कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। वो कहता है कि तुम मुझ पर ट्रस्ट रखो, मैं कुछ भी गलत नहीं करूँगा। नैन की मॉम घबरा कर उठ जाती है। चैन के पैरों के नीचे से तो जमीन ही चली जाती है जब उसे पता चलता है कि नैन और उसकी मॉम ने मिलकर उसे फूल बनाया है। वो नैन को एक थप्पड़ मारता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की, तुम्हारी वजह से मैंने उस इंसान को हर्ट किया जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था। नैन कहती है कि और वेली ये सब तुमने खुद किया है, ना कि मैंने तुम्हें ऐसा करने के लिए बोला था। वो नैन को गले से पकड़ लेता है। नैन की मॉम बोलती है कि मेरी डॉटर को छोड़ो, उसे जाने दो, वो इनोसेंट है, उसकी गलती ये है कि वो तुमसे बस प्यार करती है। वेंगजन कहता है कि इन सब लोगों को यहाँ से लेकर जाओ, पुलिस के हवाले कर दो। चैन याओ के पैरों में गिरकर बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, तुम सब कुछ जानती हो कि इन लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है, मुझे माफ कर दो और एक मौका दे दो, हम लोग फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हैं। वो उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं बची। चैन को ये सुनकर यकीन नहीं आता। वो कहता है कि तुम मजाक कर रही हो ना, ऐसा सच में नहीं हो सकता, तुम मुझे छोड़ नहीं सकती हो। नैन का ड्रामा यहाँ पर खत्म नहीं होता। वो चैन को बोलती है कि तुम कितने इनोसेंट हो, हमें समझ नहीं आ रहा कि ये पहले से ही तुमसे अलग होना चाहती थी। जरूर इसका पहले से ही मिस्टर वेंगजन से चक्कर चल रहा था, ये बस तुमसे अलग होने का बहाना ढूंढ रही थी। याओ शॉक्ड होकर बोलती है कि क्या बकवास कर रही हो तुम मुझे गलत कह रही हो। मैं यहाँ पर मौजूद सभी लोगों के सामने तुम्हें और चैन को कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगी। वो कुछ फोटोग्राफ्स चैन के मुंह पर देकर मारती है जिसमें वो नैन के साथ था। चैन कहता है कि तुम्हारे पास ये फोटोज कहाँ से आई। वो कहती है कि जिस दिन तुम लोगों ने मुझे हॉस्पिटल के बेड पर भेजा था और खुद एक दूसरे के साथ बड़े मजे से रोमांस कर रहे थे, तब मेरे लोगों ने तुम्हारा पीछा किया था। एंड बाय द वे मुझे सेकंड हैंड मैन में कोई दिलचस्पी नहीं है। चैन नैन पर प्रेशर बनाने लगता है कि तुम याओ को सब कुछ सच सच बताओ कि हमारा कोई भी लेना देना नहीं है, ये सब एक मिस्टेक है, मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार सिर्फ तुम्हारी मॉम की वजह से हुआ था। नैन कहती है कि तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, तुमने मुझे खुद शादी का प्रॉमिस किया था और बोला था कि अब तुम दोबारा याओ के पास नहीं जाओगे। वो कहता है कि मैं बस तुम्हारी मॉम की वजह से तुम्हारे साथ काइंड हो रहा था, अब तुम मेरी काइंडनेस को मिस यूज कर रही हो। वो फिर से याओ को मनाने लगता है कि ये सब मैंने इसकी सिंपैथी देने के लिए किया था, वरना मैं प्यार तो बस तुमसे ही करता हूँ। याओ कहती है कि नो थैंक यू, मुझे मेरा मिस्टर परफेक्ट मिल गया है, अब मुझे तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है, अब मैं बस उसके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहती हूँ, ना कि तुम्हारे साथ। चैन कहता है कि वो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता, मेरा ट्रस्ट करो, वो तुम्हारे लायक भी नहीं है, मुझसे बेहतर तुम्हें कोई भी नहीं समझ सकता है और ना ही प्यार कर सकता है। वेंगजन कहता है कि किसने बोला कि मुझे याओ के लाइक और डिसलाइक का नहीं पता, मैं अच्छे से जानता हूँ कि उसे स्पाइसी फूड खाना पसंद नहीं है और वो खाने में वेजिटेरियन डिशेस को ही प्रेफर करती है, और जब वो खुश होती है तब बच्चों की तरह डांस करने लगती है और गुस्से में वोल्केनो की तरह ब्लास्ट हो जाती है। याओ उसकी बातें सुनकर शॉक्ड होती है कि इसका मतलब कि इतने सालों से ये मुझे सीक्रेटली लव कर रहा था और इसे मेरे बारे में सब कुछ पता है, वो चीजें भी जो मेरे अलावा और कोई नहीं जानता था। चैन कहता है कि वर्ड रबिश, तुम्हारा एक भी वर्ड सही नहीं है। याओ को स्पाइसी फूड बहुत ही पसंद है और वो हर बार मेरे साथ स्पाइसी हॉट पॉट खाने जाती है और ना ही उसे अंधेरे से डर लगता है। याओ कहती है कि तुम गलत हो। चैन भी उसकी हाँ में हाँ मिलाकर बोलता है कि देखा ये भी मेरी ही साइड ले रही है। याओ उसे करेक्ट करते हुए बोलती है कि वेंगजन नहीं बल्कि तुम गलत हो। वो कहता है कि व्हाट, लेकिन हम लोग 7 साल से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे तुम्हारे बारे में गलत पता हो। याओ उसे कहती है कि इन 7 सालों में मैंने अपनी पसंद का कुछ भी नहीं किया है, मैं बस वही करती थी जो तुम्हें पसंद था ताकि तुम खुश रह सको। तुम्हें स्पाइसी
स्पाइसी हॉट पॉट पसंद है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ वहाँ पर जाती थी। चैन को रियलाइज होता है कि उसे कितनी बड़ी गलती हो गई है और अब याओ को हर हाल में अपनी लाइफ में वापस लाना चाहता है। वो याओ के हाथ पैर को छूने लगता है कि प्लीज मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। वो उसके इंसल्ट करते हुए कहती है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मेरे पास तुमसे कई गुना ज्यादा अच्छा पार्टनर है और मैं तुम जैसे घटिया इंसान के लिए उसे दोबारा हर्ट नहीं कर सकती। चैन उसे कहता है कि याओ कोई भी ऐसा रिच पर्सन नहीं है जिसका बाहर अफेयर ना हो। तभी उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम गलत कह रहे हो, वेंगजन तुमसे भी बड़ा बिजनेसमैन है लेकिन आज तक उसका कोई भी अफेयर नहीं सुना। चैन कहता है कि वो इसीलिए क्योंकि उसे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं होगा, वो गे होगा और वो अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए तुमसे शादी कर रहा है, वरना कोई भी लड़का ऐसी लड़की से शादी क्यों करेगा जो 7 साल अपने बॉयफ्रेंड के घर में रहती थी। ये सुनकर याओ उसे थप्पड़ लगा देती है। वो कहती है कि तुम एक नंबर के पागल हो। वो गार्ड्स को ऑर्डर देती है कि चैन को यहाँ से बाहर ले जाओ। वहाँ पर सभी लोग चैन और नैन के बारे में बातें करने लग जाते हैं। इवन पुलिस भी उन दोनों को इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाती है। वेडिंग में आए हुए सभी लोग बोलते हैं कि ग्रूम और ब्राइड को तो पुलिस पकड़ कर ले गई है, अब हमारा यहाँ पर क्या काम है। याओ उन लोगों के पास आकर कहती है कि अगर आप लोग माइंड ना करें तो आप लोग मेरी वेडिंग अटेंड कर सकते हैं। वो लड़कियाँ बहुत ही खुश होती हैं और याओ से कहती हैं कि आप कितनी अच्छी हो, आप रियली में गू फैमिली की डॉटर इन लॉ बनना डिजर्व करती हो। अब आप मुड़कर चैन के बारे में मत सोचना, वो एक कमीना इंसान आपको डिजर्व नहीं करता। तभी वहाँ पर याओ की फैमिली आ जाती है। वो यही देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि याओ का ग्रूम चैन नहीं बल्कि वेंगजन है। इनफैक्ट उन्हें तो ये देखकर खुशी होती है क्योंकि उन लोगों की पहली पसंद तो वेंगजन ही था। मॉम कहती हैं कि अब मुझे राहत की सांस महसूस हो रही है। वो लोग उन्हें कहती हैं कि तुम दोनों जल्दी से रेडी हो जाओ। याओ वेंगजन को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलती है। वो उसे कहता है कि हम लोग थोड़ी ही देर में हस्बैंड वाइफ बनने जा रहे हैं, तुम्हें मेरे साथ फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। याओ कहती है कि मैंने पहले तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था, फिर भी तुम मेरी हेल्प करने के लिए रेडी क्यों हो गए। वो कहता है कि लगता है कि तुम मुझे भूल गई हो, पर मैं तुम्हें नहीं भूला। फिर वो याओ को अपने चाइल्डहुड की बात याद दिलाता है जब कुछ बच्चे उसे बुली कर रहे थे और याओ ने उसकी हेल्प की थी और कहा था कि तुम कमजोर नहीं हो, तुम लाइफ में किसी भी चीज का सामना कर सकते हो। मैं अभी इन बच्चों को सबक सिखा कर आती हूँ, तुम मेरा इंतजार करना। वेंगजन बोलता है कि मैं उस दिन से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। याओ शॉक्ड होकर बोलती है कि क्या तुम वही लड़के हो, मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा। फिर थोड़ी देर बाद उनकी वेडिंग सेरेमनी शुरू हो जाती है। सभी लोग उनके लिए चीयर कर रहे होते हैं और उन्हें किस करने के लिए कहते हैं। याओ को वेंगजन को किस करने में हेजिटेशन महसूस हो रही थी। वेंगजन उसकी परेशानी समझ जाता है और कहता है कि तुम्हें मुझे रियल में किस करने की जरूरत नहीं है, हम लोग बस किस करने का प्रटेंड करेंगे। सभी लोग उनकी फोटोज लेने लगते हैं और ये उनकी वेडिंग फोटो चैन भी देख रहा होता है और गुस्से में बहुत सारी ड्रिंक करने लगता है। बार का वेटर उसे बोलता है कि अब आपको हार मान लेनी चाहिए, याओ की शादी हो चुकी है, वो ऐसा करने से आपके पास वापस नहीं आने वाली। अभी अभी आप बेल पर बाहर आए हो, अगर दोबारा वेंगजन को ऑफेंड किया तो आप फिर से जेल पर चले जाओगे। वेडिंग सेरेमनी कंप्लीट हो जाने के बाद याओ अपने हस्बैंड और फैमिली के साथ डिनर कर रही होती है। याओ की मॉम वेंगजन से बहुत सारे क्वेश्चंस कर रही होती हैं कि तुम्हारे मॉम डैड इस वेडिंग में क्यों नहीं आए, क्या उन्हें याओ से कोई प्रॉब्लम है। वेंगजन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे मॉम डैड याओ को बहुत पसंद करते हैं। आप तो जानते ही हैं कि वो लोग बिजनेस के सिलसिले में हमेशा बिजी रहते हैं, वो जैसे ही फ्री हो जाएंगे तो याओ से मिलने के लिए आएंगे। याओ के मॉम डैड बोलते हैं कि तुम इतनी फिक्र मत करो, वेंगजन एक अच्छा इंसान है, वो हमेशा हमारी डॉटर को खुश रखेगा। जिसके बाद वो लोग साथ में डिनर एंजॉय करने लगते हैं। तभी वहाँ पर चैन पहुँच जाता है। मॉम बोलती हैं कि तुम कौन हो। वो याओ की मॉम को बताता है कि मैं याओ का लवर हूँ, हम लोग 6 साल से रिलेशनशिप में थे और मैं याओ को किसी और का होने नहीं दूंगा। मॉम याओ से कहती हैं कि ये सब क्या चल रहा है। याओ का ब्रदर गुस्से में कहता है कि मॉम आप इसकी बातों पर ध्यान मत दो, ये एक पागल इंसान है, मैं इसे देख लूंगा। और वो चैन को लेकर बाहर आ जाता है। पीछे पीछे याओ भी वेंगजन के साथ वहाँ पर आ जाती है। चैन याओ को मनाने लगता है कि प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम तो जानती हो कि मैं कितना प्यार करता हूँ तुमसे, मैंने नैन को डाइवोर्स भी दे दिया है और वो अभी जेल में है। याओ कहती है कि मुझे नैन से कोई भी लेना देना नहीं है, मैंने तुम्हें लाइक किया था और तुमने मुझे उसके बदले में सिर्फ हर्ट किया है और मैं तुम्हारे पास वापस आना तो क्या तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। तभी उसकी कार आ जाती है और वो वेंगजन के साथ वहाँ से निकल जाती
है और चैन वहीं पर रोता रह जाता है और याओ अपने हस्बैंड के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर लेती है। इसी के साथ ही हमारे ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी तो लगी होगी, इसीलिए प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी करना मत भूलिएगा ताकि आपको आगे मजीद मजेदार ड्रामे देखने को मिल सकें। मिलते हैं न्यू ड्रामे के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो गाइस, तो ड्रामा की शुरुआत होती है सोयन से, जो अपने हस्बैंड मैंग को कॉल करती है और प्यार से कहती है कि वो आज उसकी फेवरेट डिश बना रही है और पूछती है कि क्या वो अपनी मॉम को डिनर पर ला सकता है। लेकिन मैंग गुस्से में आकर कहता है कि तुम्हें पता भी है कि मैं और मॉम कितने बिजी हैं, बेवजह की बातों से हमारा टाइम वेस्ट मत करो, और कॉल को कट कर देता है। दूसरी तरफ हम मैंग को देखते हैं जो अपनी मिस्ट्रेस शियाओ और अपनी मॉम के साथ होता है। सोयन उन्हें देख लेती है। शियाओ प्रेग्नेंट होती है और मैंग उसके साथ काफी खुश नजर आता है, उसकी बहुत केयर करता है। सोयन ये सब देखकर सैड भी हो जाती है। वो सोचती है कि इसने तो मुझे कहा था कि ये उसे कभी भी नहीं मिलेगा और अब ये उसके साथ ही है। तभी वो देखती है कि मैंग और उसकी फैमिली रोड क्रॉस कर रहे होते हैं और सामने से एक ट्रक आ रहा होता है। सोयन उन्हें बचाने के लिए दौड़ती है। मैंग भी ट्रक को अपनी तरफ आते हुए देख लेता है और तुरंत शाओ को रोड के दूसरी तरफ पुश कर देता है। ट्रक मैंग की तरफ आ रहा होता है, लेकिन तभी सोयन पीछे से आकर उसे पुश कर देती है और ट्रक उसके ऊपर चढ़ जाता है। वहाँ फिर एम्बुलेंस आ जाती है, लेकिन मैंग सोयन की तरफ देखता तक नहीं है, बल्कि शाओ को उठाकर चला जाता है। सोयन पेन से तड़प रही होती है। उसके मन में चल रहा होता है कि गॉड मुझे प्लीज एक और चांस दे दो ताकि मैं इस मैंग की फैमिली को सबक सिखा सकूं। उसके बाद सब कुछ रिवाइंड हो जाता है। हम देखते हैं कि सोयन बिल्कुल ठीक है और कंफ्यूज है कि ये क्या हुआ है। अपने आसपास देखकर उसे रियलाइज होता है कि वो अपनी 5th वेडिंग एनिवर्सरी के दिन वापस आ गई है। सेलिब्रेशन चल रहा होता है, लेकिन सोयन अब तक शॉक्ड में होती है। तभी वहाँ पर शियाओ आ जाती है। वो कहती है कि मुझे पता है कि मेरा यहाँ आना तुम्हें पसंद नहीं आया होगा, लेकिन मैंग ही चाहता था कि मैं आऊँ। उसे अपने होने वाले बच्चे का बहुत चिंता है। फिर वो पूछती है कि तुम मुझसे नाराज तो नहीं होना। सोयन के मन में चल रहा होता है कि पिछली जिंदगी में मुझे सब पता था कि तुम्हारा अफेयर मेरे हस्बैंड के साथ चल रहा था, लेकिन मैं उसके प्यार में अंधी थी, इसीलिए कुछ भी नहीं बोला। अब सोयन मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम्हें पता भी है कि जब मेरा बेबी होगा तो मैं तुम्हें अपनी फैमिली से निकाल बाहर कर दूंगी, और हंसी में बदल जाती है। उसके दिमाग में चल रहा होता है कि पिछली लाइफ में कैसे शियाओ ने नाटक करके मैंग को ये दिखाया था कि सोयन ने उसे पुश किया था और मैंग ने उसे थप्पड़ भी मार दिया था और शियाओ तब हंसी थी। लेकिन अब सोयन डिसाइड कर लेती है कि इस बार वो उसे ये मौका दोबारा नहीं देगी। प्रेजेंट में हम सोयन को देखते हैं जो शियाओ के इरादे समझ जाती है और अपने हाथ पीछे कर लेती है। तभी वहाँ पर मैंग आ जाता है और बिना किसी वजह के उसे एक जोर से थप्पड़ मार देता है। सोयन को सुनाते हुए कहता है कि तुम चाहती हो कि इसका मिसकैरेज हो जाए। उसकी माँ भी कहती है कि इसे जल्दी से डाइवोर्स दे दो, पहले ही इसे अपनी वाइफ बनाकर तुमने गलती कर दी है। योरी भी कहती है कि इससे जल्दी से छुटकारा पा लो। सोयन ये सब देखकर सोचती है कि ये लोग बिल्कुल नहीं बदले, बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे मेरी पिछली लाइफ में थे। उसे याद आता है कि कैसे उसके साथ एब्यूज होता था, कैसे वो मैंग के परिवार के लिए सब कुछ करती थी, फिर भी उसकी कोई भी वैल्यू नहीं थी। वो अपने आप से कहती है कि इस लाइफ में मैं इनसे पूरे हिसाब किताब चुकाऊंगी। फिर वो मैंग से कहती है कि ठीक है, अगर तुम शियाओ से शादी करना चाहते हो तो मैं तुम्हें अभी डाइवोर्स दे देती हूँ। सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं, फिर जोर जोर से हंसने लगते हैं। मैंग कहता है कि तुम्हें पता भी है कि अगर तुम मुझसे डाइवोर्स लोगी तो तुम कहीं की भी नहीं रहोगी। सोयन कहती है कि लगता है कि तुम बहरे हो गए हो, मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें डाइवोर्स दे रही हूँ। और फिर वो वॉल से उनकी शादी की फोटो उतार कर टुकड़े कर देती है और मैंग की फोटो को पैर से कुचल देती है। मैंग की माँ कहती है कि अगर तुम डाइवोर्स चाहती हो तो पिछले 5 सालों में तुमने जो भी खाया पिया और पहना है, सब कुछ जो मेरे बेटे ने दिया है, वो सब कुछ छोड़कर चली जाओ। सोयन गुस्से में अपने हाथ कस लेती है। वो कहती है कि यही चाहते हो ना, फिर अपने शूज और कपड़े उतार कर फेंक देती है। वो फोटो पर मार्कर से डाइवोर्स लिखकर साइन भी कर देती है और मैंग से कहती है कि तुम भी साइन करो। सभी गेस्ट सोयन को बुरा बोलते हैं। वो कहते हैं कि इसकी फैमिली 5 साल से बर्दाश्त कर रही थी, ये तो बच्चा भी पैदा नहीं कर सकती। तब सोयन मैंग से डाइवोर्स पेपर साइन करवा
लेती है। श्याओ सोचती है कि ये तो बहुत ही आसानी से चली जाएगी और फिर मैंग के सामने एक्टिंग करती है जैसे उसके पेट में दर्द हो रहा है। मैंग सोयन को सुनाता है कि रीबॉर्न होने के बाद तुम बिल्कुल क्रूअल हो गई हो। उसकी माँ भी उसे हार्टलेस बोलती है। वो कहती है कि अभी तुझे सबक सिखाती हूँ। वो एक गेस्ट को इशारा करती है और एक लेडी अपने टेबल से बियर बॉटल उठाकर सोयन के रास्ते में फेंक देती है। मैंग की माँ कहती है कि अगर जाना है तो इन बॉटल्स के ऊपर से गुजर कर जाओ। यूरी बोलती है कि बड़ी आई मेरे भाई को डिवोर्स देने वाली। सब गेस्ट बॉटल को तोड़कर रख देते हैं। मैंग कहता है कि अगर तुम्हें रिग्रेट हो रहा है तो वापस आ जाओ, मेरे सामने नील डाउन करके माफी मांग लो। मैं एक लास्ट चांस दूंगा, तुम्हें मेरी फैमिली को सर्व करना होगा। सोयन उनकी तरफ देखती है। उसे सबके हंसी भरे चेहरे याद आते हैं, जैसे पिछली बार एक्सीडेंट के बाद सब उसे छोड़कर चले गए थे। वो पत्थर और कांच पर चलती है और कहती है कि ये दर्द कुछ भी नहीं है उस दर्द के सामने जो पिछली लाइफ में सहा है। मैंग और उसकी फैमिली उसे ऐसे देखकर मजे ले रहे होते हैं। जब सोयन निकलने लगती है तो मैंग पीछे से चिल्लाता है कि तुम्हें बहुत रिग्रेट होगा, कभी वापस मत आना माफी मांगने। सोयन कहती है कि मैं आज सब कुछ वापस कर चुकी हूँ, अब तुम लोग रिग्रेट करोगे। मैंग और उसकी फैमिली फिर से हंसने लग जाते हैं। मैंग कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही बड़ी बातें कर रही हो, देखना मैं आसमान छू लूंगा, तुम्हें हमेशा पछतावा रहेगा। सोयन कुछ नहीं कहती और वो चली जाती है। मैंग की माँ कहती है कि ये तो बहुत ही आसान था, अब टाइम आ गया है कि हम शाओ को अपनी बहू बनाएं। मैंग कहता है कि अब मेरा डिवोर्स हो गया है, मैं शाओ से शादी करने जा रहा हूँ। उसकी माँ बोलती है कि शाओ मेरे पोते की माँ बनने वाली है, वही हमारी असली बहू है। मैंग बोलता है कि शादी ग्रैंड होगी, अब्रॉड से गेस्ट आएंगे, ची फेंग के प्रेसिडेंट भी विटनेस बनेंगे। सब गेस्ट खुश होते हैं और तालियां बजाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम सोयन को देखते हैं जहाँ पर सभी लोग उसे ग्रीट कर रहे होते हैं। उसे सब लोग ची फेंग ग्रुप के प्रेसिडेंट कहकर बुलाते हैं। तभी उसके सामने उसकी एक वर्कर आती है और एक इनविटेशन कार्ड देती है मैंग फैमिली की वेडिंग का। वो बताती है कि मैंग फैमिली हमें 9-10 बार याद दिला चुके हैं कि ची फेंग ग्रुप उनके वेडिंग फंड करे और प्रेसिडेंट उनके वेडिंग की विटनेस बने। सोयन कार्ड देखती है जिसमें मैंग और श्याओ की फोटो होती है। उसकी सेक्रेटरी कहती है कि अगर आप नहीं जाना चाहती तो हम इनकार कर सकते हैं, लेकिन सोयन कहती है कि नहीं मैं जाऊंगी और 3 वेल्दी फैमिलीज की वाइफ्स को भी इनवाइट करूंगी। सेक्रेटरी हैरान होती है। वो कहती है कि उन्होंने आपके साथ क्या किया था, आप भूल गई हो। सोयन कहती है कि मैं उन्हें 3 गिफ्ट्स देना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में मैंग और श्याओ की वेडिंग चल रही होती है। सब गेस्ट उन्हें कांग्रेचुलेशंस कर रहे होते हैं। मैंग की माँ अनाउंस करती है कि श्याओ उनकी न्यू वाइफ है। सोयन से कंपेयर करते हुए कहती हैं कि वो उससे कई गुना बेहतर है, क्योंकि ये 2-3 महीने प्रेग्नेंट भी है, जबकि सोयन 5 साल में भी बच्चा नहीं दे पाई। तभी अनाउंस होता है कि 3 वाइफ्स फ्रॉम वेल्दी फैमिलीज आ रही हैं। श्याओ टेंशन में आ जाती है। उसे याद आता है कि कैसे उन 3 लेडीज ने उसकी पिटाई की थी जब उन्हें लगा था कि वो उनके हस्बैंड्स को सेड्यूस करती है। वो फेस कवर कर लेती है ताकि कोई पहचान ना ले। जब वो लेडीज आती हैं तो मैंग की माँ फॉर्मली उन्हें ग्रीट करती है। एक लेडी कहती है कि ये लड़की कुछ जानी पहचानी सी लग रही है, दूसरी भी एग्री करती है। मैंग की माँ कवर करते हुए कहती है कि ये तो हाई क्लास पार्टीज अटेंड करती है, इसीलिए ऐसा लग रहा होगा। वो लेडीज कहती हैं कि हमें लगता है कि ये वही लड़की है जो दूसरों के हस्बैंड्स को सेड्यूस करती है। एक तो गुस्से में कहती है कि अगर मिल गई तो छोड़ूंगी नहीं। श्याओ तब पेट दर्द और बीमारी का बहाना बनाकर वॉशरूम भाग जाती है। दूसरे सीन में सोयन एक कैमरा इंस्टॉल कर देती है जहाँ श्याओ होती है। तभी 3 लेडीज के हस्बैंड आते हैं और श्याओ से मस्ती करते हैं कि अब तो शादी होने वाली है, हमें भूल गई हो क्या। श्याओ कहती है कि उनकी वाइफ्स ने उसे मारा था और आज उसकी शादी है, प्लीज कुछ मत करो। एक आदमी कहता है कि शादी के बीच में हमें खुश करोगी तो मजा आ जाएगा, पैसे भी देता है उसे और श्याओ एग्री कर जाती है। सोयन अपने लैपटॉप पे सब कुछ देख रही होती है। जब श्याओ स्टेज पर आती है तो उसकी सास कहती है कि सभी फॉरेनर्स गेस्ट आज आए हैं, उन्हें इम्प्रेस करना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। श्याओ कहती है कि वो एम्बेरेस होने नहीं देगी उन्हें। जब वो स्टेज पर होती है तो फॉरेन गेस्ट कहते हैं कि उसे हमारी लैंग्वेज नहीं आती। वो बोलती है कि 8 लैंग्वेजेस आती हैं, फिर ये समझ क्यों नहीं आ रही। फॉरेन गेस्ट कहते हैं कि उसे हमारी लैंग्वेज नहीं आती, हमें तो 8 लैंग्वेजेस आती हैं, फिर ये समझ नहीं पाएगी। मैंग की माँ प्राउडली कहती है कि वो अब्रॉड से पढ़ी है, लैंग्वेज एक्सपर्ट है ये। पर श्याओ के मन में चल रहा होता है कि उसने तो सिर्फ सेडक्शन सीखा है, लैंग्वेज नहीं। मैंग उसे कहता है कि ये फॉरेन गेस्ट ची फेंग की वजह से आए हैं, प्लीज एम्बेरस मत करना वरना ची फेंग ऑफेंड हो
जाएगा। तभी एंट्री होती है सोयन की। सब लोग पीछे मुड़कर उसे देखते हैं। स्टेज पर सोयन कॉन्फिडेंटली आती है और कई अलग अलग लैंग्वेजेस में सभी गेस्ट को वेलकम करती है, जिसे देखकर लोग उसे काफी प्रभावित हो जाते हैं। एक लेडी हैरान होकर पूछती है कि ये कौन है। बहुत ही ग्रेसफुल और इंटेलिजेंट लग रही है और शायद किसी अमीर फैमिली से बिलोंग करती है। एक आदमी तुरंत बोल पड़ता है कि एक बार श्याओ को देखो, इसका तो उसे कोई कंपैरिजन भी नहीं है। ये सब देखकर मैंग की माँ के मन में जलन सी उठती है। वो बोलती है कि ये तो सुयन है जिसे मेरे बेटे ने तलाक दे दिया था। फिर वो सुयन से पूछती है कि इतनी बेइज्जती के बाद भी यहाँ आने की हिम्मत कैसे की तुमने। तभी मैंग बोलता है कि मैं तो ची फेंग ग्रुप के प्रेसिडेंट को बार बार इनवाइट भेज रहा था। तुम्हारे आने का मतलब क्या है? तुम मुझे दोबारा जीतने आई हो क्या? लेकिन याद रखना, मैं तुमसे फिर शादी नहीं करने वाला। ये सुनते ही सभी गेस्ट हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ऐसी टैलेंटेड और स्ट्रॉन्ग वुमेन को छोड़कर ये कैसे किसी लड़की से शादी कर रहा है। लोग नाराज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि वो मैंग के बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। फिर हम देखते हैं कि सभी फॉरेन गेस्ट सुयन को ग्रीट करते हैं। वो कहते हैं कि वो उसके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एक फॉरेनर तो उसे बड़ी सी रिंग के साथ प्रपोज भी कर देता है, जिसे देखकर श्याओ शॉक में पड़ जाती है। मैंग की माँ फ्रस्ट्रेट होकर कहती है कि सब इसके आसपास क्यों घूम रहे हैं, ये तो एक सिंपल हाउसवाइफ है, कुछ काम भी नहीं करती। तभी एक फॉरेन लेडी बोल पड़ती है कि लोग सच में अंधे हो गए हैं, एक डायमंड को छोड़कर गटर उठा रहे हैं। सोयन पोलाइटली उन सभी फॉरेनर्स का शुक्रिया अदा करती है। वो कहती है कि फ्यूचर में वो उनके साथ काम करना चाहेगी। जब वो गेस्ट वापस जाने लगते हैं तो मैंग की माँ उन्हें रोकने की कोशिश करती है और श्याओ से कहती है कि अपनी लैंग्वेज का यूज करके उन्हें रोको, वरना हम बैंकरप्ट हो जाएंगे। पर श्याओ कुछ भी नहीं समझ पाती और पूरा ब्लेम सोयन पर डाल देती है। वो कहती है कि ये सब इसकी वजह से हो रहा है, ये तो सिर्फ मेरी शादी बिगाड़ने आई है। ऐसा कहकर वो सोयन पर हाथ उठाने वाली होती है कि सोयन उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी श्याओ के पॉकेट से एक प्रोटेक्शन पैकेट गिर जाता है। सब लोग हैरानी से देखते हैं और कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, ब्राइड तो पहले ही प्रेग्नेंट है, फिर प्रोटेक्शन क्यों? मैंग भी शॉक्ड में उसका हाथ पकड़कर पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम बैक स्टेज क्या कर रही थी, मुझे सब कुछ अभी जानना है। श्याओ घबरा कर कहती है कि ये तो सोयन ने गिराया होगा, मुझे कुछ नहीं पता। पर मैंग की माँ भी उसे दोषी मानती है। वो कहती है कि तुमने तो कोई धंधा ही चालू कर रखा है, तभी क्लाइंट्स तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। यूरी भी सोयन पर ही बोलती है, जिससे मैंग गुस्से में आकर उस पर हाथ उठाना चाहता था, लेकिन सोयन तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है और उसकी गाल पर जोर से थप्पड़ मारकर कहती है कि क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी मिस्ट्रेस किसकी वजह से प्रेग्नेंट है? मैंग की माँ चिल्लाती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? तू मेरी बहू पर इल्जाम लगा रही है, जरा अपने आप को देखा है, तू तो किसी काम की भी नहीं है। ये बोलकर वो भी सोयन पर हाथ उठाने आती है, पर सोयन उनका भी हाथ पकड़कर रोक लेती है। वो कहती है कि इस बारे में सोचना भी मत, और फिर उसके गाल पर भी एक थप्पड़ लगा देती है। तभी मैंग की सिस्टर भी चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ पर हाथ उठाने की, यू बिच। वो तुरंत गार्ड्स को बुलाती है और बोलती है कि इसे तुरंत सबक सिखाओ। गार्ड्स आते हैं और सोयन को पकड़ लेते हैं। मैंग की माँ गुस्से में कह देती है कि सबके सामने घुटनों के बल बैठ जाओ। मैंग भी बोलता है कि ची फेंग ग्रुप के प्रेसिडेंट आने वाले हैं, उनके आने से पहले ये ड्रामा खत्म करो। सारे गेस्ट भी सोयन से माफी मांगने को कहते हैं। तभी मैंग की माँ उसके घुटनों पर लात मार देती है, जिससे सोयन के नेल से खून आने लगता है। श्याओ झुककर कहती है कि पहले मेरे पति से माफी मांगो, दूसरी बार मेरी सास से और नंद से भी, और तीसरी बार सभी गेस्ट से। ये बोलते बोलते श्याओ तेज तेज हंस रही होती है। सोयन कहती है कि अगर मुझे अभी भी नहीं छोड़ा गया तो बाद में पछताना पड़ेगा। मैंग की माँ बोलती है कि तू हमें पछताएगी, अभी सबक सिखाते हैं तुझे। तभी वहाँ पर 3 औरतें आती हैं, सोयन की सपोर्टिव वाइफ्स, और उनके साथ आए गार्ड्स मैंग की फैमिली को रोक लेते हैं। वो औरतें सोयन को संभालती हैं और उनमें से एक लेडी सभी गेस्ट से गुस्से में कहती है कि आप लोग क्या अंधे हैं, आंखों के सामने जुल्म हो रहा है और आप तमाशा देख रहे हो। फिर वो मैंग की माँ से कहती हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ची फेंग ग्रुप के प्रेसिडेंट को नीचा दिखाने की। ये सुनते ही मैंग और उसकी फैमिली शॉक में आ जाती हैं। फिर वो 3 लेडीज श्याओ को पहचान जाती हैं और गुस्से में उस पर थूक देती हैं। जब मैंग सवाल उठाता है तो वो कहती हैं कि तुम अपनी बीवी से पूछो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक लेडी बताती है कि ये हमारे पति को सेड्यूस कर चुकी है और उनके साथ फिजिकल भी हो चुकी है, ये उसका बिजनेस है, ये अमीर फैमिलीज को टारगेट करती है। ये सुनकर गेस्ट के बीच में अजीबोगरीब सी बातें शुरू हो जाती हैं। मैंग की माँ भी श्याओ से पूछती है कि क्या ये सच है।
पर शियाओ सब कुछ सुयन पर थोप देती है। वो बोलती है कि ये सब रूमर है जो इसने और इन लेडीज ने मिलकर फैलाया है। तुम तो मुझसे जेलिस हो सुयन, क्योंकि मैं तुमसे बेटर हूँ, पर मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी गिर जाओगी। फिर मैंग का हाथ पकड़कर कहती है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, कम से कम हमारा प्यार तो कंप्लीट होने दो। मैंग भी इमोशनल हो जाता है और सुयन से बोलता है कि तुम यहाँ पर सिर्फ मुझे वापस पाने के लिए आई हो ना। मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ, घुटनों पर बैठ जाओ और सबसे माफी मांगो। उसकी माँ और बहन भी उसकी बात से सहमत होती हैं। उसकी सिस्टर तो बोल पड़ती है कि मैं इसे इतना मारूंगी कि ये मर जाएगी, और वो सुयन की तरफ बढ़ती है। पर तभी एक लेडी उसका हाथ रोक लेती है और जोर से कहती है कि क्या तुम अंधे हो गए हो? तुम्हें नहीं दिखता कि कौन गलत है और कौन सही? फिर वो कहती है कि ये ची फेंग ग्रुप की असली प्रेसिडेंट है। ये सुनते ही सब एक सांस में कहती हैं कि क्या ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? सुयन मुस्कुराकर कहती है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना, मैं ही ची फेंग ग्रुप की प्रेसिडेंट हूँ और सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट मैंने ही मैंग फैमिली में किया है। इसी वजह से तुम लोग मुझे बार बार इनवाइट कर रहे थे। अब जब मैं आ गई हूँ तो कुछ गिफ्ट्स भी लाई हूँ। वो ताली बजाती है और कुछ लोग गिफ्ट्स लेकर आते हैं। ये उनमें से एक कपल के बारे में बताती है कि ये दोनों ग्लू की तरह चिपके रहते हैं। फिर पहला गिफ्ट प्रेजेंट करती है शियाओ की एसटीडी रिपोर्ट। सुयन उसे शियाओ पर फेंक देती है और मैंग उसे उठाकर पढ़ता है। गुस्से में शियाओ का हाथ पकड़कर कहता है कि तुमने तो कहा था कि मैं तुम्हारा फर्स्ट मैन हूँ, तो तुम्हें ये बीमारी कैसे है? मैंग की माँ तुरंत बोल पड़ती है कि ये सब फेक रिपोर्ट है, इसकी बात पर भरोसा मत करो। फिर हम देखते हैं कि सुयन को जो सबके सामने खड़ी होती है, वो कहती है कि ये रहा मेरी तरफ से तुम्हारी फैमिली के लिए सेकंड गिफ्ट, और एक मेडिकल रिपोर्ट सबको दिखाती है। रिपोर्ट में लिखा होता है कि मैंग को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है। सुयन उस रिपोर्ट से एक पेपर प्लेन बनाती है और मैंग की माँ के ऊपर फेंक देती है। मैंग जैसे ही रिपोर्ट पढ़कर देखता है तो शॉक्ड हो जाता है और बोल पड़ता है कि ये कैसे हो सकता है? तुम खुद इनफर्टाइल हो और सारी गलती मुझ पर डाल रही हो। सुयन शांति से जवाब देती है कि मैं तुमसे इतना प्यार करती थी कि मैंने सब कुछ खुद पर ले लिया था, सिर्फ इसीलिए कि तुम्हें कभी एम्बेरसमेंट महसूस ना हो। लेकिन मैंग की माँ उसे बेशर्म कहकर बोलती है कि मेरे बेटे के बारे में ऐसे बोलने की हिम्मत कैसे हुई? अगर ऐसा होता तो उसकी बेबी प्रेग्नेंट कैसे होती? तब सुयन कहती है कि अब मेरी तरफ से तीसरा गिफ्ट भी देख लो, और स्क्रीन पर एक वीडियो चालू होती है जिसमें शाओ बोल रही होती है कि मैंग और उसकी फैमिली कितनी स्टूपिड है। उन्हें लगता है कि ये जो बच्चा मेरे पेट में है वो उनका है। सब कुछ देखने के बाद मैंग इतना गुस्सा हो जाता है कि सीधा उसके गाल पर जोर से थप्पड़ मार देता है, पर शाओ भी चुप नहीं रहती, वो भी तुरंत उसके गाल पर थप्पड़ लगा देती है। मैंग की माँ भी जब उसे मारने आती है तो शाओ चीखकर कहती है कि बुड्ढी, तू मुझ पर हाथ उठाएगी क्या? और जोर के उसे धक्का दे देती है, जिससे मैंग की माँ जमीन पर गिर जाती है। गुस्से में शाओ बोलती है कि तू देखना, बड़ी ही गंदी मौत मरेगी तू। उधर मैंग की माँ बेहोश हो जाती है और शाओ भागने लगती है, लेकिन तभी वो तीन लेडीज दोबारा से एंट्री करती हैं और अपने गार्ड से कहकर उसे पकड़वा लेती हैं। फिर वो ऑर्डर्स देती हैं कि इसको तुरंत एबॉर्शन करवाओ। शाओ चिल्लाती रह जाती है लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। फिर हम सुयन को देखते हैं जो शांत चाल में निकल रही होती है। तभी मैंग उसके सामने आ जाता है। वो उसे रोकता है और बोलता है कि तुम्हारा मकसद मेरी शादी तोड़ना था ना, तो सीधा बोलती, ये सारा ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? सुयन मुस्कुराकर बोलती है कि अगर तुम्हें ये खेल लगता है तो अच्छे से खेलना सीखो। जाते जाते वो बताती है कि उसने सभी इन्वेस्टमेंट वापस ले लिए हैं। योरी उसे रोकने की कोशिश करती है। वो कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, इससे तो हमारी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। फिर वो सोचती है कि मैं तो फू फैमिली में शादी करने वाली हूँ, फिर मुझे इसकी क्या जरूरत है? ये बात भी वो सुयन के सामने कह जाती है कि मैं कुछ ही दिनों में रिच लेडी बन जाऊंगी, मैंग की फैमिली भी टॉप पर पहुंच जाएगी। फिर वो सुयन से कहती है कि तू देखना, एक दिन मेरे पैर पकड़ती नजर आएगी तू। लेकिन सुयन सिर्फ एक हल्की सी स्माइल देती है और सोचती है कि तुझे तो ये भी नहीं पता कि इस शादी के पीछे की असली गेम क्या है। फिर कहती है कि ठीक है, देख लेंगे कि तुम क्या करती हो। फिर हम सुयन को देखते हैं जो एक पल के लिए अपने पास्ट को याद कर रही होती है कि कैसे वो एक हॉस्पिटल में सफाई का काम करती थी। एक दिन वहाँ पर जबरदस्त हलचल मच गई थी क्योंकि फू फैमिली की दादी माँ को सवेयर हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे। तभी फू चैन ने कहा था कि तुरंत किसी एक्सपर्ट को बुलाओ। एक डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि अगर शी फैंग डॉक्टर यहाँ होती तो शायद उनकी जान बच जाती। फू चैन ने तुरंत अपने सेक्रेटरी को कहा कि 5 मिनट के अंदर उन्हें ढूंढ कर लाओ। लेकिन एक और डॉक्टर बोलता है कि उनको तो पिछले 5 साल से किसी ने भी नहीं देखा है। थोड़ी देर में डॉक्टर्स डिक्लेयर कर देते हैं
कि दादी माँ नहीं रही। फूचैन रो पड़ते हैं और उनका फेस कवर करने जा रहे होते हैं। तभी सोयन एंटर करती है। वो कहती है कि अभी इनमें जान बाकी है। लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। वो बोलती है कि ये सिर्फ एक सफाई वाली है, यहाँ से निकल जाओ, लेकिन वो नहीं जाती। वो कहती है कि मैं इनकी जान बचा सकती हूँ। डॉक्टर्स मजाक उड़ाते हैं। वो बोलते हैं कि ये लोग तो बस पैसा निकलवाने के लिए नाटक करते हैं। एक डॉक्टर बोलता है कि पेशेंट को कैंसर था, इसीलिए कोमा में थी। सोयन सबके सामने डिक्लेयर करती है कि ये कैंसर नहीं, जहर की वजह से कोमा में थी। अगर पॉइजन निकाल दिया जाए तो ये रिकवर कर सकती हैं। फूचैन कहता है कि उसे ट्राई करने दो। सोयन अपने यूनिक तरीके से ट्रीटमेंट शुरू कर देती है और लोग देखते हैं कि दादी माँ के शरीर से एक प्रकाश निकलता है। दादी माँ आंखें खोलती हैं और फूचैन खुशी से झूम उठता है। एक डॉक्टर बोल पड़ता है कि ये तो वही शीफेंग डॉक्टर का काम है। फूचैन कहता है कि तो तुम ही वो मशहूर शीफेंग हो। फिर फूचैन अपने हाथ बढ़ाता है और सोयन से मिलाता है। दादी माँ भी उसे थैंक्स बोलती हैं और कहती हैं कि पता नहीं इस एहसान का बदला कैसे देंगे। फिर पूछती है कि क्या तुम सिंगल हो। सोयन उसे हाँ बोलती है। दादी माँ खुश हो जाती हैं। वो कहती है कि फूचैन न सिर्फ अमीर है बल्कि हैंडसम भी है। फूचैन मुस्कुराकर बोलते हैं कि एक बार इनसे भी पूछ लीजिए। धीरे धीरे फूचैन सोयन का ख्याल रखने लगते हैं। एक दिन सोयन ने अपने एक्स हस्बैंड को श्याओ के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। जब फूचैन उसकी हेल्प करने आए तो सोयन ने कहा कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, मैं हैंडल कर लूंगी। फिर वो याद करती है कि अपनी पिछली लाइफ में जहाँ फूचैन की एंगेजमेंट उसकी सिस्टर इन लॉ से हो गई थी, लेकिन इस बार वो अपना चांस नहीं खोना चाहती। इस पर वो दादी माँ को बोल देती है कि उसे फूचैन पसंद है। दादी माँ तो ये सुनकर और भी खुश हो जाती हैं। दोनों का हाथ एक दूसरे में देकर कहती हैं कि चलो शादी का सर्टिफिकेट ले आओ। सीन कट होता है यूरी पे, जो अपने रिलेटिव्स को दिखाने के लिए अपना नया विला लेकर आई होती है। वो सबके सामने फ्लेक्स मारते हुए कहती है कि ये फूचैन का गिफ्ट है, मेरा बर्थडे प्रेजेंट। वो कहते हैं कि डोर का पासवर्ड भी उसकी बर्थडे है। रिलेटिव्स बोलते हैं कि चलो दिखाओ अंदर का सीन, लेकिन जब वो डोर खोलने की कोशिश करती है तो लॉक नहीं खुलता। वो हैरान होती है कि पासवर्ड वही है, फिर क्यों नहीं खुल रहा। एक औरत बोलती है कि तुमने तो बोला था कि बर्थडे से ओपन हो जाएगा, लेकिन काफी बार अटेम्प्ट कर चुकी हो तुम। तभी सोयन वहाँ पर आ जाती है। वो बोलती है कि ये डोर मेरी बर्थडे से खुल सकता है। सब लोग हैरान हो जाते हैं कि ये तो वही है ना जिसे मैंग ने तलाक दे दी थी। एक लेडी बोलती है कि अगर ये कह रही है कि डोर उसके बर्थडे से खुलता है तो इसका क्या मतलब हुआ। फिर मैंग वहाँ पर आ जाता है और गुस्से से बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, पहले मेरा पीछा करती थी और अब फू फैमिली का। मैंग की मॉम भी बोलती हैं कि तुम हमारे बिना कुछ भी नहीं हो, मान लो गलती और हमारी फैमिली में वापस आने की भीख मांगो। लेकिन यूरी बोल पड़ती है कि तुम्हें क्या लगता है कि फू फैमिली तुम्हें अपनाएगी, तुम तो एक सेकंड हैंड प्रोडक्ट हो जिसे हमने ऑलरेडी डिस्कार्ड कर दिया है। मैंग की मॉम भी बोलती हैं कि मेरी बेटी के घर में क्या कर रही हो। तब सोयन कहती है कि मैं अपने ही घर पर आई हूँ और कॉन्फिडेंटली जाके डोर ओपन करती है। यूरी उसे देखकर कहती है कि सपने देखना बंद कर दो मैडम। फिर हम सोयन को देखते हैं जो कॉन्फिडेंटली डोर ओपन कर देती है। सब रिलेटिव्स और मैंग की फैमिली ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। सोचने लगते हैं कि इसके पास फू फैमिली का एक्सेस कोड कैसे आया, क्या यही उनकी यंग लेडी है। मैंग की मॉम गुस्से में बोलती हैं कि इम्पॉसिबल, हमारी बेटी ही इस घर की यंग लेडी है। उनका मानना था कि सोयन ने पासवर्ड चुरा कर उसे अपने बर्थडे डेट से चेंज कर दिया होगा। जब सोयन अंदर जा रही होती है तो यूरी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि प्रिटेंड करना बंद करो, तुम तो रीबॉर्न हो ना, मुझे सब पता है। लास्ट लाइफ में फूचैन से मेरी ही शादी होने वाली थी और इस बार भी मैं ही उसकी वाइफ बनूंगी। सोयन काम रहती है और कहती है कि इस लाइफ में मैं ही इस घर की असली यंग लेडी हूँ, तो बेहतर होगा कि तुम यहाँ से निकल जाओ। जैसे ही सोयन अंदर जाती है तो सब उसके पीछे आ जाते हैं। यूरी फिर उसका रास्ता रोकने लगती है, लेकिन तभी कुछ मेड्स आती हैं बहुत सारे गिफ्ट्स के साथ और बताती हैं कि ये सब दादी माँ ने यंग लेडी के लिए भेजे हैं। मैंग की फैमिली पहले तो कंफ्यूज होती है, फिर खुश होने का नाटक करने लगती है। जब सोयन गिफ्ट लेने जाती है तो यूरी उसे पुश कर देती है, लेकिन सोयन कहती है कि डिडंट यू हियर, ये सब मेरे लिए है। मैंग के मॉम भी सार्केस्टिकली बोलती हैं कि हाँ ये सब कुछ तुम्हारा ही है। फिर कहती है कि तुम्हें तो मेरा बेटा पसंद नहीं करता, फूचैन क्या पसंद करेगा, रिच लेडी बनने का नाटक बंद करो। जब यूरी गिफ्ट्स ओपन करती है तो अंदर से एक महंगा नेकलेस निकलता है। सब लोग उसकी कीमत गेस करने लगते हैं। एक लेडी बोलती है कि ये तो ड्रैगन डिजाइन है और सुना है कि ये सोयन का जोडिक साइन है। दूसरी कहती है कि
डोर का कोड भी सोयन को ही पता था। और अब ये ड्रैगन, क्या ये सब कोइंसिडेंस हो सकता है? यूरी इरिटेट हो जाती है और बोलती है कि चाहे ड्रैगन हो या स्नेक, तुम्हें क्या? मैंग की मॉम भी बोलती हैं कि जरूर सोयन ने ही दादी माँ से बनवा लिया होगा, उनकी आंखें काफी वीक हो चुकी हैं। फिर बोलती है कि छोड़ो इस बात को, चलो बाकी गिफ्ट्स देखते हैं। फिर यूरी एक और गिफ्ट बॉक्स को ओपन करती है जिसमें काफी स्टाइलिश इयररिंग्स होते हैं। सब लोग तारीफ करते हैं और मैंग की मॉम कहती हैं कि ये तो बिल्कुल मेरी डॉटर के टेस्ट के जैसे हैं। वो एक इयररिंग निकालती हैं और नोटिस करती हैं कि ये तो पियर्सिंग वाले हैं, जबकि उनकी बेटी का कान में पियर्सिंग ही नहीं है। यूरी को याद आता है कि पास्ट लाइफ में ओल्ड लेडी ने क्लिप ऑन इयररिंग्स भेजे थे। यहाँ पर सभी इयररिंग्स पियर्स्ड वाले होते हैं, तो लोग कहते हैं कि अब ये कैसे पहनेगी। तभी एक लेडी सोयन के इयररिंग्स को नोटिस करती है और कहती है कि ये तो सेम वैसे ही लग रहे हैं जैसे सोयन ने पहने हैं, लगता है जैसे ये उसी के लिए ही बने हैं। यूरी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि क्या बकवास है, ये इयररिंग्स मेरे लिए ही हैं। सोयन कामली बोलती है कि तुम ये कैसे पहनोगी, तुम्हारे कान में होल ही नहीं है। मैंग की मॉम डिफेंसिवली कहती हैं कि किसने कहा कि होल नहीं है। फिर वो जबरदस्ती अपनी बेटी को इयररिंग्स पहना देती हैं और उसके कान से ब्लड आ जाता है। फिर भी यूरी सबको प्रूफ करने लगती है कि सब ज्वेलरी उसी के लिए ही है और लोग मान भी जाते हैं। तब मैंग की मॉम सोयन पर इल्जाम लगा देती है कि वो उसकी बेटी का हस्बैंड चुराना चाहती है। मैंग इंटरफेयर करता है और कहता है कि मॉम छोड़ो ये सब गेस्ट को वो रिंग दिखाओ जो फूचेन ने मेरी सिस्टर को दी है। यूरी एक्साइटेडली रिंग का बॉक्स खोलती है, सोचती है कि ये वही रिंग है जो पास्ट लाइफ में उसे मिली थी, स्पेशली कस्टमाइज्ड। सब लोग रिंग की तारीफ करते हैं, बोलते हैं कि ये दुनिया में एक ही पीस है। एक लेडी कहती है कि पहन के दिखाओ, मैं फोटो लेके पोस्ट करूंगी। यूरी रिंग पहनती है और प्राउडली सोयन से कहती है कि फूचेन ने मुझे पर्सनली ये पहनाई थी, इस लाइफ में भी सब सेम है। पर सोयन कहती है कि ये रिंग प्लैटिनम से बनी है और मुझे याद है कि तुम्हें प्लैटिनम से एलर्जी है। यूरी ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है पर कहने लगती है कि तुम झूठ बोल रही हो, मैं तो पहले भी ये रिंग रोज पहनती थी। सोयन कहती है कि मैं बेट लगाती हूँ कि तुम्हारे हाथ पर तुरंत रैश आ जाएगा और वैसे ही होता है, उसके हाथ पर रेड रैशेस आ जाते हैं। सब लोग शॉक्ड होते हैं। सोयन कहती है कि मैं काउंट डाउन करती हूँ, तुम्हारी पूरी बॉडी रैश से भर जाएगी और फिर उसकी बॉडी पर रेड मार्क्स दिखने लगते हैं। डर के मारे यूरी रिंग फेंक देती है। सोयन उसे उठाकर खुद पहनती है और कहती है कि बिकॉज ये रिंग तो मेरे लिए ही बनी है। मैंग कंफ्यूज होता है, सोचता है कि पास्ट लाइफ में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। यूरी कहती है कि तुमने ज्वेलरी स्विच की है मुझे ह्यूमिलिएट करने के लिए। उसकी मॉम भी उसका साथ देती हैं और ब्लेम करती हैं कि सोयन ने ही ये सब किया है। गुस्से में यूरी सारी ज्वेलरी जमीन पर फेंक देती है और कहती है कि अब एक ही चीज बची है, मेरी और फूचन की वेडिंग फोटोग्राफ, उसे कोई भी नहीं बदल सकता। और वो याद करती है कि कैसे उसने अपनी और फूचन की फोटो पास्ट लाइफ में देखी थी। यूरी सबके सामने कॉन्फिडेंटली कहती है कि रेड क्लॉथ के पीछे उसकी और फूचन की वेडिंग फोटो है और सोयन इस बारे में सोच भी नहीं सकती। सोयन चैलेंज को एक्सेप्ट करती है कि अगर फोटो में फूचन के साथ सोयन नहीं हुई तो वो जो कहेगी करेगी, और अगर हुई तो यूरी को चुपचाप निकलना पड़ेगा। सबके सामने जब रेड क्लॉथ हटाया जाता है तो फोटो में फूचन के साथ सोयन होती है। सब शॉक्ड हो जाते हैं, लोग कहने लगते हैं कि असली ब्राइड तो सोयन ही है। यूरी बहुत ही डिसबिलीव में सोयन पर इल्जाम लगाती है, पर सोयन सिर्फ मुस्कुरा के फिंगर स्नैप करती है और मेड एक स्मेली टब ले आती है। मेड कहती है कि आपने ही तो कहा था कि जो सोयन मैडम कहेंगी वो करना ही पड़ेगा, और जबरदस्ती उसका फेस टब में डालने लगती है। मैंग उसे रोकता है और अपनी सिस्टर को बचा लेता है। तभी मैंग की मॉम सोयन को थप्पड़ मार देती हैं। सब देखते हैं कि सोयन प्रेग्नेंट है। मैंग उस पर इल्जाम लगाता है कि डिवोर्स के तुरंत बाद ही उसने किसी और से रिलेशन बना लिया था। सोयन रिटेलिएट करने वाली होती है पर उसकी सिस्टर आकर उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तू चुपचाप बेड में चली गई और प्रेग्नेंट भी हो गई। मैंग की मॉम भी सोयन को स्लट शेम करती हैं और उस पे अटैक करने जा रही होती हैं। जब यूरी फोक से अटैक करने वाली होती है तो सोयन वार्निंग देती है कि मेरी बेबी को छुआ तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। तभी फूचेन और उनकी ग्रैंड मदर वहाँ पर आ जाते हैं। फूचेन सबके सामने सोयन की साइड लेता है और कहता है कि मेरी वाइफ सोयन है। ग्रैंड मदर भी कहती हैं कि मैंग की फैमिली लो क्लास है, उनके घर में शादी होने का सवाल ही नहीं बनता। यूरी शॉक्ड हो जाती है, वो कहती है कि मैं ही तो यंग लेडी थी, आप भूल रही हो। पर फूचेन क्लियरली बोलते हैं कि तुम
नॉनसेंस बोल रही हो, मेरी वाइफ सोयन है। यूरी पास्ट लाइफ में याद करती है जहाँ फूचेन उसे हमेशा अवॉइड करता था पर ब्लेम सोयन पर डाल देती थी। सब गेस्ट भी फाइनली एक्सेप्ट करते हैं कि गलत तरफ हो गए थे और मैंग की फैमिली को शेम करते हुए चले जाते हैं। सोयन यूरी को सच बताती है कि पास्ट लाइफ में उसकी शादी सिर्फ उस ग्रैंड माँ के कहने पर ही हुई थी क्योंकि सोयन ने उनकी जान बचाई थी, पर इस बार सोयन ने खुद फूचन से शादी की है। फिर वो गार्ड्स को बुलाकर सबको निकलवा देती है और सेक्रेटरी बताता है कि मैंग की फैमिली के साथ सारे बिजनेस टाइज भी तोड़ दिए गए हैं। बाहर जाते हुए यूरी गुस्से में कहती है कि सब कुछ सोयन की वजह से बर्बाद हो गया। उसकी मॉम उसे समझाती हैं कि चिंता मत कर, मैं उसकी जान ले लूंगी, सब कुछ फिर तेरा होगा। तभी मैंग को याद आता है कि अभी दिसंबर चल रहा है। पास्ट लाइफ में इसी टाइम एशिया पैसिफिक प्रेसिडेंट की ज्वाइनिंग हुई थी। मैंग बताता है कि वो पास्ट लाइफ में फर्स्ट पोजीशन पे था और इस लाइफ में भी वही करेगा। वो खुश होके कहता है कि इस बार वो और भी ज्यादा सक्सेसफुल होगा। उसके मॉम और सिस्टर भी एक्साइटेड हो जाती हैं, सोचती हैं कि फैमिली फिर से रिच हो जाएगी। वो प्लान करते हैं कि बाद में सोयन से बदला लेंगे और वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में सोयन अपने रूम में बेबी क्लोथ्स फोल्ड कर रही होती है। तभी फूचेन आते हैं और उसे कहते हैं कि अगर किसी चीज की जरूरत हो तो वो बता दे। सोयन मुस्कुरा के कहती है कि सब कुछ ऑलरेडी है, रूम पूरा भर गया है। फूचेन उसके लिए चिकन सूप लाते हैं और कहते हैं कि ये उन्होंने खुद बनाया है। तभी फूचेन को एक कॉल आता है फाइनेंशियल ग्रुप से। उनसे कहा जाता है कि उन्हें अपनी वाइफ के साथ वहाँ पर आना होगा कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। फूचेन थोड़ा टेंस हो जाते हैं। कॉल कट होने के बाद सोयन उनसे पूछती है कि क्या हुआ, तो फूचेन कहते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है और कहती है कि उसे साथ चलने की जरूरत नहीं, पर सोयन इंसिस्ट करती है और कहती है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस क्वेश्चंस ही तो हैं, प्रेगनेंसी को बर्डन मत बनाओ। फिर हम दोनों को फाइनेंशियल ग्रुप के ऑफिस में देखते हैं। वहाँ मैंग सोयन को देखकर शॉक्ड हो जाता है। वो उसे इंसल्ट करता है और बोलता है कि वो सिर्फ सेड्यूस कर सकती है, एग्जाम पास नहीं कर सकती। वो कहता है कि एशिया पैसिफिक का GM बनना उसके लिए सपना है और वो फर्स्ट रैंक पर आएगा। एग्जाम स्टार्ट होता है और क्वेश्चन पेपर मिलता है और मैंग कंफ्यूज्ड हो जाता है। वो कहता है कि पेपर कम्प्लीटली अलग है, कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर क्लेम करता है कि ये गलत पेपर है क्योंकि ये इंग्लिश में है जबकि ओरिजिनल पेपर तो चाइनीज में था। सब लोग डाउट करने लगते हैं कि क्या उसने पहले से क्वेश्चन देख रखे थे। मैंग सबके सामने ड्रामा करता है और एग्जामिनर से बदतमीजी भी करता है। तभी सोयन एंटर करती है अपने गार्ड्स के साथ। एग्जामिनर एक्सप्लेन करता है कि सोयन ही चीफ एग्जामिनर है। मैंग को तब पता चलता है कि सोयन एक्चुअली इस ग्रुप के प्रेसिडेंट है। वो शॉक्ड हो जाता है और उसके सब एरोगेंस एक सेकंड में ही खत्म हो जाती हैं। सोयन उसका कॉलर पकड़ के कहती है कि जो प्रीवियस लाइफ में हुआ वो इस बार रिपीट नहीं होगा। मैंग फ्लैशबैक में सोचता है कि कैसे पहले लाइफ में सोयन उसके लिए क्वेश्चन मार्क करती थी, हेल्प करती थी उसकी, पर उसने कभी अप्रिशिएट नहीं किया, सिर्फ उसे हाउसवाइफ बनाकर रखा। अब सोयन कहती है कि अब मैं वही हूँ जो तुमसे कहीं ज्यादा कैपेबल हूँ। मैंग गिल्ट और गुस्से में कहता है कि तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया है, मेरी लाइफ को स्पॉइल करने के लिए। नेक्स्ट सीन में हम मैंग की मॉम को देखते हैं जो बहुत ही एक्साइटेड होती हैं। उन्हें पूरा यकीन होता है कि उनका बेटा ही जनरल मैनेजर बनेगा। मीडिया भी उन्हीं को कवर कर रही होती है। वो अपने बेटे के पोस्टर के साथ खड़ी होती हैं। तभी गार्ड्स मैंग को वहाँ से बाहर निकालते हैं और मीडिया उस मोमेंट को कैप्चर कर लेती है। ये देखकर मैंग की मॉम और सिस्टर शॉक्ड हो जाती हैं। वो गार्ड्स को डांटते हुए कहती हैं कि तुम होने वाले जनरल मैनेजर के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी सोयन वहाँ पर आती है और कहती है कि आपको कोई गलतफहमी हो रही है, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जब मैंग की मॉम और सिस्टर सोयन को देखती हैं तो वो पूछती हैं कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। एग्जामिनर एक्सप्लेन करती है कि मैंग ने सोयन के साथ बदतमीजी की, इसीलिए उसे ना सिर्फ एग्जाम से निकाल दिया गया है बल्कि इंडस्ट्री से भी बैन कर दिया गया है। यूरी कहती है कि ये तो सिर्फ एक हाउसवाइफ है, इसने क्वेश्चन पेपर कैसे बनाए। तो एग्जामिनर बताती है कि सोयन सिर्फ क्वेश्चन सेटर नहीं बल्कि एग्जाम एग्जेक्टिव भी है, अगर कोई डिसरिस्पेक्ट करेगा तो उसे भी बाहर निकाल दिया जाएगा। मीडिया सब कुछ रिकॉर्ड कर रही होती है। मैंग की मॉम सबके सामने कहती हैं कि मैं इस लड़की को अच्छे से जानती हूँ, ये मेरे बेटे की एक्स वाइफ है और इसने मेरे सन इन लॉ को भी सेड्यूस किया था, इसने ये पोजीशन खुद को बेचकर ली होगी। सोयन को शेमलेस तक कह देती हैं वो। मैंग भी बोलता है कि तुम्हें याद है ना कि तुम मेरे घर में क्या करती थी, सिर्फ कुकिंग और लॉन्ड्री। अब तुम क्लेम कर रही हो कि तुम प्रेसिडेंट हो, तुम्हारी बातों पर कौन बिलीव करेगा। सोयन मैंग से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास क्वालिफिकेशन
क्वालिफिकेशन भी है इस पोजीशन के लिए। मैंग चैलेंज देता है कि अगर तुम कैपेबल हो तो मेरे साथ कम्पीट करो। सोयन एक्सेप्ट कर लेती है। मैंग कंडीशन लगाता है कि अगर तुम हारी तो सबके सामने अपने कपड़े उतार देना, और अगर मैं हारा तो मैं खुद को कास्ट्रेट कर लूंगा। कंपटीशन स्टार्ट होता है। सोयन मैंग से फाइनेंशियली क्वेश्चंस पूछती है। पहले तो ऐसा लगता है कि मैंग बेटर कर रहा है और सोयन हार जाएगी। उसके दिए ग्राफ का आउटपुट स्क्रीन पर मैच ही नहीं कर रहा होता। मैंग खुश हो जाता है और कहता है कि अब अपनी बेट के लिए रेडी हो जाओ, लेकिन सोयन एक कॉल करती है और मैंग उसे मॉक करता है कि फोन से क्या प्रटेंड कर रही हो। तभी एक एनालिस्ट नोटिस करता है कि सोयन का ग्राफ एक्चुअली स्क्रीन पर मैच हो रहा है। सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। मैंग कहता है कि ये तो कुछ गड़बड़ है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सोयन कहती है कि तुम अभी भी समझ नहीं पा रहे, ये तुम्हारी प्रीवियस लाइफ नहीं है, अब सब कुछ बदल चुका है। मैंग कंफ्यूजन में चेयर पर गिर जाता है। उसकी मॉम और सिस्टर घबरा जाती हैं। सोयन गार्ड्स को बुलाती है और कहती है कि अब तुम्हारी हार का वक्त आ गया है, अपनी बेट पूरी करो। गार्ड स्टिक लेकर आता है और मैंग प्रोटेस्ट करता है। उसकी मॉम चिल्लाती हैं कि मेरे बेटे के साथ ऐसा मत करो, लेकिन गार्ड कास्ट्रेशन करने जा रहा होता है और तभी मैंग की मॉम फेंट हो जाती हैं। मैंग और उसकी सिस्टर उसे संभालते रह जाते हैं। नेक्स्ट हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहां मैंग की मॉम एडमिट होती हैं। जब उनको होश आता है तो डॉक्टर बताते हैं कि उन्हें गैस्ट्रिक कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज का। यूरी को यकीन नहीं होता। वो डॉक्टर पे गुस्सा करते हैं। डॉक्टर क्लियर कर देती है कि अगर ट्रस्ट नहीं है तो किसी और हॉस्पिटल में जाके चेक करा लो। तभी मैंग की मॉम को पेट में दर्द होता है। मैंग डॉक्टर के पास भागता है। डॉक्टर बताती है कि सर्जरी बहुत ही रिस्की है, बट एक मिरेकल डॉक्टर है जिसका नाम डॉक्टर शीफेंग है, उनकी मदद कर सकती है ये। मैंग ये सब मान लेता है और उस डॉक्टर से कांटेक्ट करता है। पता चलता है उसे कि वो डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि सोयन ही है। सोयन शुरू में हेजिटेट करती है पर फिर डिसाइड करती है कि वो हेल्प करेगी। जब वो हॉस्पिटल पहुंचती है तो मैंग उसे थप्पड़ मार देता है और ब्लेम करता है कि कैंसर उसी ने ही दिया है। उसकी सिस्टर भी सोयन को एक्यूज करती है और उसे धक्का देती है। सोयन बताती है कि वही डॉक्टर शीफेंग है और मेडिसिन लाई है, पर मैंग उसकी दवाई तोड़ देता है। डॉक्टर शॉक्ड होते हैं और सोयन वहाँ से चली जाती है। जब उन्हें सच समझ में आता है तो मैंग और उसकी सिस्टर बहुत ही गिल्टी होती हैं और सोयन से माफी मांगते हैं। उसके पैर पकड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि उनकी मॉम को बचा लो। सोयन उनकी मॉम की सर्जरी कर देती है पर बताती है कि अब सिर्फ 1 साल बचा जाएगा और गलती मैंग की थी जो मेडिसिन डिस्ट्रॉय कर दी। हॉस्पिटल से निकलते वक्त मैंग की मॉम कहती हैं कि तुमने तो कहा था कि प्रीवियस लाइफ में मेरी हेल्थ अच्छी थी, अब कैंसर कैसे हो गया। फिर वो सोयन को ब्लेम करती है। सोयन बताती है कि प्रीवियस लाइफ में वो सीक्रेटली उनकी डाइट में स्पेशल मेडिसिन को ऐड करती थी, पर इस लाइफ में उसे फैमिली से निकाल दिया गया था, इसीलिए वो मेडिसिन नहीं दे पाई। तभी मैंग की मॉम सजेस्ट करती हैं कि सोयन फिर से उसके बेटे से शादी कर ले ताकि वो फैमिली को प्रोटेक्ट कर सके। मैंग भी कहता है कि वो सब कुछ भूल कर सोयन को माफ कर देगा, लेकिन तभी फूचेन आ जाता है और सोयन से कहता है कि वाइफ चलें घर। सोयन स्माइल करके हाँ कह देती है और उसके साथ चली जाती है। मैंग बस देखता ही रह जाता है। इसी के साथ ही इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।